नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल फैंसी स्टोरीज़ में स्वागत है। मैं इस चैनल पर बच्चों की कहानियाँ सुनाती हूँ। तो मैं लाली और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है चश्मा। इसके लेखक हैं हिमांशु जोशी। माफ़ करें। बच्चों की दुनिया भी निराली होती है, कभी धमा चौकड़ी तो कभी अपूर्व शांति। वास्तव में स्वर्ग उनके आसपास ही बिखरा रहता है। हाँ, कभी कभी वे बड़ों की तरह भी सोचते हैं। आपने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ी ही होगी। किया था ना बच्चे ने कमाल। तो प्रस्तुत पाठ में भी हम एक ऐसे बच्चे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो दादाजी के लिए कमाल करता है। मैंने अभी घर की देहरी पर पाँव रखा ही था कि शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत से देखते हुए कहा, कह दूं दादाजी से? रहस्यमय ढंग से वह धनी की ओर देखता रहा देर तक। धनी घबरा गया, शायद इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। बोला कुछ भी नहीं, पर उसके मन का दबा हुआ गुस्सा रह रहकर आंखों की राह झांक रहा था। बर्फ की फुहारों से भीगा मफलर और दस्ताने दरवाजे के पास रखे स्टैंड पर रखता हूँ। फिर चमड़े का लंबा कोट भी जतन से, जिसमें से पिघलती बर्फ का पानी बूंद बूंद निथर रहा था। पॉलीथीन के बैग में लिपटी पुस्तकें मेज पर रख देता हूँ और फिर दीवार पर टंगी घड़ी पर मेरी निगाहें अटक जाती हैं। मैंने पूछा, किसी का फोन तो नहीं आया था? आया था, धनी ने उठाया और दादाजी अभी नहीं है कहते हुए खट से रख दिया। शाश्वत के स्वर में कहीं शिकायत का सा भाव था। और किसी का? मैंने जिज्ञासा से फिर पूछा। आए थे 3-4, पर धनी ने पूरी बात सुने बिना ही काट दिए थे। इस बार श्रीमती जी का स्वर था। वे पानी का गिलास मेज पर रखकर फिर तेज कदमों से रसोई घर की तरफ चली गईं, जहां चूल्हे पर किसी वस्तु के जलने के कारण दुर्गंध सी फैल रही थी। अरे, यह तो पूछ लेते कि था किसका। मेरे स्वर में तनिक कड़वाहट थी। कई लोगों से कई तरह के काम होते हैं, व्यर्थ में थोड़े ही कोई फोन करता है। ये बच्चे सुने तब ना। धनी तो फोन की घंटी बजते ही आंखें मूंद कर भागने लगता है रिसीवर उठाने के लिए। श्रीमती जी किचन से ही आवाज लगाते हुए कहती है। मैं कुर्सी पर धम से बैठ जाता हूँ, तौलिए से हाथ मुंह पोंछता हुआ कहता हूँ, कल विकल्प कह रहा था, 3-4 बार फोन किए पर बात न हो पाई। निहाल भाई घर आने का कार्यक्रम बना रहे थे, पर संपर्क ही न हो सका। दिन भर की भाग दौड़ से थका यूं ही पांव लंबे कर लेता हूँ, आंखें मूंदे कुर्सी पर ही लेट सा जाता हूँ। तभी एहसास होता है मेरे हाथों में किसी के नन्हे से कोमल गर्म हाथों का स्पर्श सा हुआ। सहसा मेरी आंखें खुली। शाश्वत कुर्सी के हत्थे के सहारे खड़ा है। कौन? साशा? मैं चौंक कर कहता हूँ। शाश्वत अभी भी चुप था। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। तभी शाश्वत ने मौन भंग करते हुए कहा, दादाजी, यह धनी बहुत शैतानी करता है। आपकी लिखने वाली मेज पर शॉल ओढ़कर आपकी तरह बैठता है, आपकी तरह पेन पकड़कर आपकी तरह कुछ लिखने सा लगता है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही गुस्से से देखता हुआ कहता है, देखते नहीं
अब मैं हिमांशु जोशी हो गया हूँ, दादाजी हूँ, शोरगुल कतई नहीं। इस पर दादी और मम्मी हंसती हैं तो वह और अकड़कर कहता है, मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। अरे तुम्हें तो अभी कलम पकड़ना भी नहीं आता, कहता हूँ तो वह मारने के लिए दौड़ता है। मैं खिड़की के शीशे के उस पार चिड़ियों को बरामदे की रेलिंग पर बैठकर बतियाती हुई देखता हूँ। आश्चर्य होता है, ये गौरैयाँ भारत में ही नहीं, इधर नॉर्वे जैसे बर्फीले इलाके में भी होती हैं। मेरा ध्यान बच्चों की बातों में कम और इधर उधर की बातों में अधिक भटक रहा है। कल सेमिनार में भाग लेने विश्वविद्यालय जाना है। पत्रिका के लिए संपादकीय लिखकर फैक्स से भारत भेजना है। भौमिक परसों डेनमार्क चला जाएगा, उससे मिलना है। पता नहीं क्यों इस बार नॉर्वे आने पर बहुत कुछ बदला बदला सा लगता है। स्वयं अपने पर भी कुछ कम बदलाव नहीं। पहले शरीर पर समय का असर कम प्रतीत होता था, पर अब कुछ अधिक लगने लगा है। ओस्लो हवाई अड्डे की नवनिर्मित मुख्य इमारत से बाहर कार पार्किंग तक की कुछ दूरी खुले में पार करनी होती है। चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर से बिछी थी। बर्फ भी ताज़ी नहीं, जमकर ठोस शीशे की तरह कठोर। बर्फ पर चलने का अभ्यास न होने के कारण अभी 4-6 कदम ही हो आगे बढ़ पाया कि पता नहीं कैसे पाँव लड़खड़ाएं। संतुलन बिगड़ा और मैं बर्फ पर चारों खाने चित बड़ी मुश्किल से उठाया और कार तक पहुंचाया गया। गाड़ी में बैठकर सांस में सांस आई। चोट तो नहीं लगी थी, पर लगता था ठंड के कारण घुटनों का दर्द कुछ बढ़ सा गया है। अभी कार मुख्य मार्ग तक पहुंची भी नहीं पाई थी कि मेरा ध्यान चश्मे की ओर गया। उसके बाईं तरफ का शीशा नदारद था। संभवतः वहीं कहीं गिर गया हो जहां मेरा पाँव रपटा था। मैंने चश्मे को वैसे ही पहन लिया, कम से कम कुछ तो दिखेगा। कल बाजार से बनवा लेंगे, शिशिर ने कहा। हाथों हाथ मिल जाएगा। दूसरे दिन शूटिंग होते हुए बाजार पहुँचे। चश्मे की एक भव्य दुकान पर डॉक्टर ने अनेक बार अनेक तरह के यंत्रों से आँखों को उलट पलट कर देखा। सारे टेस्ट करने के पश्चात अंत में जोड़ घटाने के बाद कहा, करीब 6,000 क्रोनर लगेंगे। 6,000 क्रोनर यानी 36,000 से भी अधिक। कुछ और दुकानें भी हैं, वहाँ भी पूछ लेते हैं, शिशिर ने सुझाव दिया। हम बाहर आते हैं, सिटी सेंटर की मार्केट टटोलते हैं, वहाँ भी स्थिति लगभग वैसी ही है। शाम को हम बैठते थे, दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम था। शिशिर बार बार मेरी ओर देख रहा था। उसे लगा कि शायद मुझे देखने में कठिनाई हो रही है। बाबूजी, कल शाम को बोलर जाएंगे, वहाँ मेरा एक टर्किश दोस्त की दुकान है। पैसे की बात न सोचिए, यहाँ ऐसा ही चलता रहता है। रुपयों के हिसाब से जोड़ घटाना करेंगे तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, भारत पहुँचकर बनवा लूँगा। एक चश्मे पर इतनी राशि खर्च करना मुझे समझदारी नहीं लगती। बिना चश्मे के भी मेरा काम आसानी से चल जाता है। पढ़ने लिखने के समय मैं यूँ भी कभी कभी चश्मा उतार लेता हूँ। हाँ, बाहर चलते समय कुछ असुविधा अवश्य होती है कभी, परंतु ऐसी समस्या नहीं। शाम को मैं अपने कमरे में बैठा था,
इतने में धनी आया और चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी मुझे कुछ याद आया। धनु, सासा बतला रहा था कि तुमने कहा कि मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियां लिख सकता हूँ। वह इस प्रश्न पर शर्माया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से मेरी ओर देखता रहा। स्वीकृति में उसने मात्र सिर हिला दिया। यहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों को तो लिखना पढ़ना भी नहीं सिखाते। अभी तुमने 5 भी पूरे नहीं किए, फिर कैसे लिखते हो? मैं बोलकर कहानी सुना देता हूँ। किसकी कहानी सुनाते हो? मछली की, चिड़िया की, नदी की, शेर की। क्षण भर का मौन तोड़ते हुए जिज्ञासा से कहता हूँ, अच्छा, शेर की सुना दो। शेर की? इतना कहकर वह चुप हो जाता है। अच्छा दादाजी, सुनिए, वह आगे कहता है। एक शेर का बच्चा था, बेबी शेर। एक उसकी मम्मी थी, एक उसके पापा थे। तीनों एक बड़े पत्थर पर बैठे धूप सेंक रहे थे। चारों ओर बर्फ थी, सामने घना जंगल था। कुछ भेड़ें घास चर रही थी। तभी एक शैतान लोमड़ी आई, भेड़ों को डांटने डराने लगी। भेड़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगी। बेबी शेर दूर से यह सब देख रहा था। उसने वहीं से आवाज लगाकर लोमड़ी से कहा, इन बच्चों को तंग मत करो। लोमड़ी ने पलटकर गुस्से से कहा, तुम चुप रहो। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? शेर के बच्चे को गुस्सा आ गया। वह दौड़ता हुआ गया, लोमड़ी को एक चपत लगाता हुआ बोला, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भुट्टा बना दूंगा। बच्चों को तंग करते शर्म नहीं आती? लोमड़ी दुम दबाकर रोती हुई भागी और बेबी शेर फिर अपनी जगह पर लेटकर धूप सेकने लगा। उसकी मम्मी पास ही लेटी यह सब देख रही थी। वह चुपचाप उठी और बच्चे को शाबाशी दी। इनाम में उसे 50 क्रोनर का नोट देते हुए बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, ये लो बाजार से चॉकलेट खरीद कर खा लेना। इतने में शेर के पापा भी उठकर आए। उन्होंने भी उसे 50 क्रोनर चॉकलेट के लिए इनाम में दिए। वह बाजार से ढेर सारी चॉकलेट खरीद कर लाया। उन तीनों ने मिलकर खूब खाई। बस कहानी खत्म। कहानी तो अच्छी है, मैंने कहा। सामने वाली आराम कुर्सी पर बैठा शिशिर कुछ काम कर रहा था। शायद उसका ध्यान हमारी बातों में नहीं था। वह उठा और 50 क्रोनर का एक नोट लाया। धनी को उसे देते हुए बोला, शाबाश, कहानी अच्छी है, यह इनाम लो, सासा के साथ चॉकलेट खरीद कर खा लेना। धनी ने वह नोट मेरी ओर बढ़ाया। मैंने देखा नोट किनारे से थोड़ा फटा है, कुछ मैला सा। अपनी ओर से मैंने 50 क्रोनर और मिलाकर धनी के जेब में डाल दिए। कुछ अरसे बाद एक दिन शाश्वत स्कूल से लौटा तो दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। मैं कुछ पढ़ रहा था। आते ही बोला, दादाजी, धनी ने उस दिन गलत कहानी सुनाई और आपसे इनाम भी ले लिया। क्या गलत था उसमें? धनी बचाव की मुद्रा में बोला, क्लास में आज हमारी मैडम ने बतलाया कि नॉर्वे में तो शेर होते ही नहीं। धनी ने झूठी कहानी सुना दी और आपने सच मान ली। धनी को लगा कि जैसे वह जीती हुई बाजी हारने जा रहा है। वह कुछ देर सोचता हुआ बोला, अरे जंगल में नहीं होते तो क्या हुआ, कोई फौरन से ला भी तो सकता है। क्या दादाजी,
दिल्ली के चिड़ियाघर से नहीं ला सकते? आपने साथ हवाई जहाज में, जैसे मोना के पापा आइसलैंड से हवाई जहाज में अपने साथ सफ़ेद झबरेला लाल मुंह वाला कुत्ता पोलर डॉग लाए थे। मैं बीच बचाव करता हुआ, कहानी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तभी एक दिन शाशा ने कहा, दादाजी, यह धनी आजकल मन लगाकर नहीं पढ़ता। रोज दादी को, मम्मी को ढेर सारी कहानियाँ सुनाता है। चिड़िया की, तितली की, मछली की, नदी की, बंदर की, फूल की। कहता है जब बहुत सारी कहानियाँ हो जाएंगी तो इनाम में इतने इतने सारे क्रोनर मिलेंगे। फिर बाजार से दादाजी के लिए हम चश्मा खरीद कर लाएंगे। वह दोनों हाथ फैलाता है। लगभग 3 सप्ताह बाद दिल्ली लौट आया। 2-3 दिन में नया चश्मा भी बनवा लिया। अरसे बाद एक दिन अपने चमड़े के हैंडबैग के भीतर वाली जेब में कुछ टटोल रहा था तो एक लिफाफे में चिड़िया, पहाड़, मछली, पेड़, फूल की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से खींचे हुए बहुत सारे रेखाचित्र दिखे और उनके साथ 50-50 क्रोनर के 2 नोट भी रखे थे, जिनमें से एक का किनारा थोड़ा सा फटा सा, थोड़ा मैला सा था। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। धन्यवाद।